सभी को मेरा नमस्कार। आज और मैं एक फिर वीडियो लेकर आया हूं। सब्जेक्ट है फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन, एफएससी चार्ज बोलते हैं, विदेशी सेवा अंशदान। फॉरेन सर्विस से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरेन का मतलब हम फॉरेन में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है। क्या होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कोई भी कर्मचारी, जनरली जो रेलवे एम्प्लॉय की बात हो रही है, खासतौर से मैं अभी आज रेलवे एम्प्लॉय की बात करूंगा, कोई भी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो अगर रेलवे एम्प्लॉय है और रेलवे उसको जो सैलरी जो मिलती है, रेलवे में काम करता है, तो उसको रेलवे से रेवेन्यू से मिलता है। लेकिन अगर वो डेपुटेशन में कहीं जाता है बाहर, तो उसका एम्प्लॉयर जो while he is working in railway, the employer is railway, but he is पोस्टेड ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन में अगर जाता है तो उसका एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है। जो भी एम्प्लॉयर उसका होता है, कहीं पे भी जाता है वो, तो उसका एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है। तो जब वो डेपुटेशन में काम करता है, तो उसको जो रिटायरमेंट के बाद जो उसको हम पेंशन देते हैं, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, सब पे बात करेंगे, तो उसको जो फ्यूचर में जो पेंशन मिलता है और ग्रेजुइटी जो मिलता है, प्लस लीव का जो हम सैलरी देते हैं, उसका कुछ पार्ट होता है, परसेंटेज जमा करना होता है। अगर वो जमा नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर में पेंशन लीव में दिक्कत आती है। और मैं ये वीडियो बनाने की पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि कोई भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी अगर डेपुटेशन में गया है, तो ये उसकी खुद की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एफएससी चार्ज टाइमली रेलवे में जमा करे। अगर जमा नहीं करेगा और रह जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, जब तक एफएससी चार्ज जमा नहीं होता है रेलवे में, तब तक उसका सेटलमेंट ड्यूज नहीं रिलीज होगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि सब कर्मचारियों को इसकी जानकारी दे। कई लोग डेपुटेशन में जाते हैं और मैंने कई केसेस देखे हैं, जब आते हैं वो फिर नौकरी करते रहते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे जब उनका सेटलमेंट ड्यूज का जब मामला चलता है, पेपर वेपर फॉर्म भरे जाते हैं, तो पता चलता है कि एफएससी चार्ज नहीं भरा गया है। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एफएससी चार्ज जो भरने का जो टाइम होता है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, और उसके मार्च खत्म होते ही 15 दिन के अंदर आपको एफएससी चार्ज पूरा भरना पड़ता है रेलवे में। अगर नहीं भरा तो 2 पैसा प्रति 100 रुपए की चार्ज के हिसाब से पर डे का आपको पेनल्टी लगती है। तो अगर मान लीजिए किसी ने एट द एज ऑफ 50 जाके आ गया है और 60 साल के बाद जब मालूम चल रहा है 10 साल के बाद एफएससी बाकी है, 10 साल का उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है, या तो एम्प्लॉय खुद भरे या फिर उसका जो एम्प्लॉयर होता है फॉर डिप्यूटेशन में, दोनों में से किसी को भरना पड़ता है। अगर एम्प्लॉयर नहीं भरता है तो फिर एम्प्लॉय को भरना पड़ता है। जब तक एम्प्लॉय इसको नहीं भरेगा इंटरेस्ट के साथ में, तब तक उसको सेटलमेंट रिलीज नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेड बाय द रेलवे एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। एक और मैं पिक्चर क्लियर कर दूं कि डेपुटेशन अलग वर्ड है, एक्स कैडर पोस्ट अलग वर्ड है। कई लोग एक्स कैडर को भी डेपुटेशन मानते हैं, तो उसमें एफएससी चार्ज एक्स कैडर पोस्ट में, जैसे हमारे रेलवे में कई लोग विजिलेंस में जाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर जाते हैं, और इसके अलावा अभी फिलहाल मुझे 2 ही याद आ रहा है। एक आरई का मैंने अक्सर सुना है, आरई जो है रेलवे इलेक्टेड डिप्यूटेशन में जाते हैं, तो लोग आरई को भी डिप्यूटेशन मान के मेमो में डिप्यूटेशन लेते हैं। आरई जो है वो रेलवे का, वो डिप्यूटेशन नहीं है। तो जो एक्स कैडर में आरई में जाते हैं, वहां एफएससी चार्ज भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्यूटेशन में जाते हो, एक्स कैडर में अगर आरआरबी में जा रहे हो, इंस्ट्रक्टर में जा रहे हो, विजिलेंस में जा रहे हो, तो वो चूंकि रेलवे टू रेलवे ही है, तो एक्स कैडर में आपको एफएससी चार्ज भरना नहीं है, सिर्फ डिप्यूटेशन भरना है। डिप्यूटेशन 2 तरह का होता है। जैसे डेपुटेशन में मिलता है, तो डेपुटेशन अगर विद इन इंडिया भी होता है और रेलवे के इंडिया के बाहर भी डेपुटेशन होता है। 2 तरह के डेपुटेशन होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में विदेशी सेवा अंशदान एफएससी किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा किसी अन्य संगठन या सरकार में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर किए गए वित्तीय दायित्व को संदर्भित करना है। यह अंशदान छुट्टी, वेतन और पेंशन जैसी लागतों को कवर करता है। कर्मचारी के वेतन और सेवा के आधार पर गणना की जाती है। तो कर्मचारी को जो फ्यूचर में जो मिलता है, जनरल पेंशन, ग्रेजुइटी और लीव, 3 चीजें का पेमेंट होता है, तो उसके हिसाब से उसको परसेंटेज हर महीने का कुछ जमा करना पड़ता है अगर वो डेपुटेशन में है। इसमें लास्ट में लिखा है, इस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइज पे एंड सर्विस। पेंशन का जो रूल था कि कितना परसेंट जमा कराएगा, किसी जमाने में अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें पहले सर्विस के ऊपर डिपेंड था, कितने साल की सर्विस आदमी, 1 साल की सर्विस है, 2 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की सर्विस पे होता था। अभी रेलवे ने उसको रिवाइज कर दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो लोग जा रहे हैं उनको भी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी सर्विस के हिसाब से नहीं कर दिया है। तो क्या है, कैलकुलेशन बात करते हैं, थोड़ा और बातें जान लेते हैं एफएससी चार्ज के बारे में। पर्पस ऑफ एफएससी, क्या उद्देश्य है?
FSC ensure the railway employees pension and leave salary benefit are maintained and while they are employed elsewhere. FSC ये सुनिश्चित करता है कि रेलवे कर्मचारी की पेंशन, छुट्टी, वेतन लाभ तब भी जारी है जब वे कहीं और कार्यरत है। यानी जो रेलवे में जो काम करता है और इसके अलावा जो बाहर भी करता है तो उसको जो पेंशन और छुट्टी का जो मामला है वो कंट्रीब्यूट सरकारी खाते में होता रहे, ये इंश्योर करता है। कैलकुलेशन में द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन टिपिकली 11% ऑफ द पे डन इन फॉरेन सर्विस। कोई आदमी डेपुटेशन में होता है तो जो छुट्टी का जो होता है वो उसकी सैलरी का 11% होता है। और पेंशन का जो है अलग अलग रेट है, मैं भी आपको बताऊंगा। पेंशन अंशदान की गणना वेतन और सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। ये पुरानी बात है, अभी उसकी गणना वेतन का पर्टिकुलर परसेंटेज होता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न है उनका अलग है, एनपीएस का अलग है और अलग अलग डेट पे, एक एक 16 के बाद अलग रेट है, फिर 19 के बाद रेट चेंज हो गए, तो वो मैं भी सर्कुलर बताऊंगा आपको, उससे बात करेंगे। Who pays? If the foreign employer covered this condition, the leave salary contributes 11% of the actual pay down. जो पेमेंट होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, यह सर्विस जो एग्रीमेंट होता है जब आदमी डेपुटेशन में जाता है तो डेपुटेशन में जो भी उसका एम्प्लॉयर होता है और वो और एम्प्लॉय के साथ जो अनुबंध जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा होता है कि कौन पे करेगा। आइदर रेलवे के हिसाब से आइदर फॉरेन एम्प्लॉयर उसको पे करे या एम्प्लॉय पे करे, लेकिन पे करना जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में क्लियर होता है कौन पेमेंट करेगा। एप्लीकेबिलिटी जो है, द एफएससी applies to all category of government servant including group D official when they are on foreign service deputation or temporary transfer to another government service। यह सभी ग्रुप डी कर्मचारी अधिकारी सहित सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। ये विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति या अन्य किसी सरकारी सेवा में अस्थायी स्थानांतरण होते हैं। लीव ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, बोथ पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आर नॉट पेएबल फॉर द सर्विस फॉर द पीरियड ऑफ लीव टेकन ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। ये कलेक्शन रेलवे बोर्ड ने 2014 में निकाला। पहले जो था छुट्टी के दौरान भी करता था, लेकिन बाद में 2014 में क्लेरिफिकेशन आया, मैं बता दूंगा आपको। उसमें कहा गया है विदेश सेवा के दौरान ली गई छुट्टी की अवधि के लिए पेंशन और छुट्टी वेतन दोनों का योगदान देय नहीं है। बर्डन ऑफ लीव सैलरी, द लीव सैलरी फॉर leave taken during foreign service is borne by the railway that received the contribution of for leave salary। विदेश सेवा के दौरान ली गई छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन का वहन रेलवे द्वारा किया जाएगा, ये कहा गया। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ था। हमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर आप देखना चाहें तो कहाँ देख पाएंगे। ये हमारा चैप्टर है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 2 में आपको मिलेगा। आप इसमें चैप्टर 20 में जाएंगे, आप यहाँ पर ये आपका IRSC के चैप्टर 13 से पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 13 से 20 तक। 20 में बताया हुआ फॉरेन सर्विस एंड डेपुटेशन, यहाँ आपको मिलेगा। आपको फॉरेन सर्विस के बारे में काफी सारी बातें जानने को मिल सकती है। मैं सिर्फ FSC चार्ज के बारे में बात किया, जो मैंने बताया था कि FSC वाइल रेलवे सर्वेंट इज ऑन फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ पेंशन मस्ट बी पेड टू जनरल। तो पेंशन और आपका लीव का भी भरना होता है, इसमें मोटा मोटा ये कहा गया है। तरीका में बताया, प्रोसीजर फॉर पेमेंट, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर सैंक्शनिंग ए लीव रेलवे सर्वेंट्स ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस मस्ट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू अकाउंट्स ऑफिसर बाय द अथॉरिटी टू हुम द ट्रांसफर इज सैंक्शन। ये मैं बता दूं, जो पैसा भरने का होता है वो अकाउंट्स में सीनियर, अगर डिवीजन में तो सीनियर DFM के नाम से चेक रिलीज होता है। फॉरेन जो एम्प्लॉयर होगा या एम्प्लॉय जो भी पेमेंट करेगा वो सीनियर DFM के नाम से जो है अकाउंट में क्रिएट करेगा, ये बता दूं आपको। और इसमें जो इंपोर्टेंट एक और बात है वो ये है कि इंटरेस्ट और ओवरड्यू contribution for leave salary or pension due in respect of a railway servant on foreign service may be paid annually within 15 days from the end of each financial year or at the end of foreign service if the petition on foreign service expire before the end of financial year। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर साल आपको भरना है। ऐसा नहीं कि आप 4 साल 5 साल के लिए डेपुटेशन में गए तो 5 साल के बाद आने के बाद भरना है। आपका जैसे ही अब ये मान लीजिए आप दिसंबर में गए हैं और दिसंबर के बाद 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 3 महीने 4 महीने का आपको 31 मार्च के बाद खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर भरना है। और जब डेपुटेशन से वापस आ जाते हैं, किसी भी महीने में आप आते हैं, मान लिया अगस्त में आया, अक्टूबर में आया, तो अक्टूबर जैसे आया तो अक्टूबर में आते ही विदिन 15 डेज आपको पूरा जमा कर देने का। तो हर साल आपको भरना है इसमें। If the payment is not made within the set period, the interest must be paid to government on the unpaid contribution unless it is specifically remitted by the president at the end of 2 paisa per 100 rupees from the date of expiry of the period of 15 days up to the date which the contribution is finally paid। जिस तारीख को अगर किसी वजह से आपने नहीं भरा है तो हर 100 रुपीज पे 2 पैसा यानी 2% जो है
आपका जो 0.02 लगेगा इसमें, वो पैसा आपको हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जिस दिन आप भरते हो उस दिन तक का आएगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपने ध्यान नहीं दिया, और ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये एम्प्लॉय की खुद की जवाबदारी है। ये एम्प्लॉय ना सोचे कि हमको तो रेलवे भेज रही है और ये रेलवे भरेगा, कुछ नहीं। जब आपका सेटलमेंट होगा, आपका सेटलमेंट तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक कि एफएससी चार्ज का क्लियर नहीं होगा आपका। तो ये एम्प्लॉय मैं जब डिवीजन में डील करता था, तो मैं जब हम रिलीव करते थे तो उसमें एक नोट लिख देते कि एम्प्लॉय शुड एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ हिज चार्ज टू रेलवे। ये हमें उसमें लिखता था बोल्ड में करके, ताकि एम्प्लॉय भी देखे उसको। तो जो भी एम्प्लॉय जो डिप्रेशन जाता है, और जैसे ही मार्च खत्म होता है 31 मार्च को, वो अपने एम्प्लॉयर से बात करके एंश्योर करे कि उसका जमा हो गया। और साथ में अगर उसके जो चेक जाते हैं, अगर उसकी कॉपी भी साथ में रख ले, ताकि कई बार वहां पहुंच नहीं पाता। आपने देखा कि भाई अकाउंट्स में चेक चला गया, आप शांति से बैठे हो, जब वापस आते हैं 5 साल 10 साल बाद, फिर पता चलता है कि अकाउंट्स में पहुंचा ही नहीं है, या अकाउंट्स वाले टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके पास जो भी रिकॉर्ड है, फॉरेन में जब जाते हैं, टाइमली सबमिशन का रिकॉर्ड को अपने साथ में एक फाइल में लगा ले, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए। तो ये आपका डिलेड इंटरेस्ट के ऊपर बात यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या रेट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर, कि क्या रेट से जमा होगा आपका एफएससी चार्ज। उस पर मैं बात करता हूँ आपको। ये आपका जो सर्विस लेंथ की बात की थी, अपेंडिक्स 1 में बताया गया। क्वेश्चन में पूछा सकता है कि जो रेट है वो कहाँ पर है। अपेंडिक्स 1 बताया हुआ है। पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए कितने साल की सर्विस से 0 to 1 year, 1 to 2 year में परसेंटेज बताया था, उतना परसेंटेज सैलरी का लगता था। और ये आपका अप टू 30 years जाता था। यहाँ पर कितने साल की, जैसे जैसे सर्विस बढ़ती थी, आपका जो कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता था। इसके बाद आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद आपका टेबल 2 में जो है वो लीव का कंट्रीब्यूशन बताया हुआ, कि लीव का कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट हुआ गवर्न बाय लीव रूल 1949। इसमें हालांकि काफी अलग अलग रेट्स हैं आपको, तो ये रेट्स आपके अलग अलग हैं। हमको सिर्फ हम पे जो नॉर्मली लागू होता है, हम लोग लीव रूल 1949, ये मैं दिखा दूं आपको। ये है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 चैप्टर 5। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दीज रूल में बी कॉल्ड द रेलवे सर्वेंट लिबराइज रूल 1949। ये हम इसके अंदर गवर्न होते हैं। तो उसी के आधार पर ऑल क्लासेस इंक्लूडिंग क्लास 4 ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट, इसमें 11% ऑफ द पे डन इन फॉरेन सर्विस। तो जो आपका सैलरी है, उस सैलरी का जो है बेसिक प्लस डीए का आपका 11% आपका लीव हो जाएगा। और पेंशन का जो था, ये पेंशन के लिए ये परसेंटेज था, जो अब रिवाइज हो गया है। तो मैं अब उस पर बात करूंगा चार्जेस के ऊपर। ये रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है 2020 में, आरबी नंबर 93/2020। कैलकुलेशन ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ पेंशन पेएबल ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, डीओपीटी का लेटर को उन्होंने एनक्लोज किया हुआ है 9 अक्टूबर को। इसमें कैलकुलेशन ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ पेंशन पेएबल ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, इसमें इन्होंने कहा गया है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, मैं सीधी यहाँ बात करता हूँ आपका, in respect of government contribution covered by NPS during the active period of foreign service with effect of 1/1/2016। यानी जो एनपीएस में जो लोग 2016 से इन्होंने रेट बताए हुए हैं, पहले के जो रेट थे वो तो जो हमारे पुराना टेबल है उसमें सर्विस के हिसाब से करना पड़ेगा। 1/1/16 से इन्होंने सर्विस खत्म कर दी। इट हैज बीन डिसाइड द फिक्स मंथली पेंशन contribution at the rate 24% of the basic pay in the level of the post held by him at the end of proceeding ऑन फॉरेन सर्विस प्लस डीए एडमिसिबल ऑन सच बेसिक पे। यानी बेसिक पे प्लस डीए का 24% जो होगा, वो एनपीएस में जो लोग गवर्न है, न्यू पेंशन स्कीम है, वो जो गवर्न है 1/1/2016 से 1/1/2016 से बेसिक प्लस डीए दोनों जोड़ जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख अगर आपका बेसिक है, तो 1 लाख प्लस डीए 50% है, तो 1,50,000 का 24% जो है वो जमा होगा एज ए बेसिक पे फॉर पेंशन के लिए। और लीव का 11% अलग होगा, दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो 24 + 11 आपका 35% हो जाएगा। अब इस 24 को बाइफरकेट किया हुआ है, इसमें 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये एक्चुअल में 24% जो है एम्प्लॉयर को जमा देना है। जब फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो वो एम्प्लॉयर जमा करेगा, और एम्प्लॉय ने आपके साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया है कि सर आपको जमा करना है तो आपको जमा करना है। तो इसमें 24% का बाइफरकेशन दिया है। 10% एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है 10% जो है, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10%, एंड
कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय फॉर ग्रेजुटी के लिए 4%, यानी इसमें जो ग्रेजुटी का कंट्रीब्यूशन भी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में पूछ सकते हैं 24 का बाइफिकेशन क्या है, तो एम्प्लॉय का जो है 10% है, एम्प्लॉयर का जो है वो 10 प्लस 4 टोटल 14% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। However, consequent to revision in government contribution to NPS from 10 to 14% with effect from 1/4/19, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन 10% होता था, जो 1/4/19 से 14% कर दिया है। तो पहले जो 24% बेसिक कंट्रीब्यूशन था वो 1/4/19 से 28% हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया है एनपीएस। तो 1/4/19 से जो आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 28% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए of the post held by him her, which will include employees contribution, जो employee contribution होगा वो 10% होगा, employers contribution 40% and contribution by employer for gratuity। तो employer का जो होगा वो 18% हो जाएगा, 14% पेंशन का और 4% ग्रेजुटी का। इसमें कहा इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोफॉर्मा परमिशन पब्लिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन व्हाइल ऑन सर्विस द सेम शैल बी बेस्ड ऑन द बेसिक पे इन लेवल फिक्स्ड ऑन द ईच प्रोफॉर्मा परमिशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। इसमें आपको बता दूं कि जो 24% और 28% होगा वो आपका जो भी बंदा डेपुटेशन में जाएगा उस दिन उसका जो बेसिक पे होगा उसकी बेसिक के ऊपर ही लगेगा। इस बीच अगर उसको हर साल का इंक्रीमेंट लग रहा है तो उस पर नहीं होगा, सिर्फ बेसिक पे होगा। लेकिन इस दौरान अगर उसको प्रमोशन या एमएससी भी मिलता है तो फिर उसके बाद जो पे फिक्सेशन होगा रिवाइज फिक्सेशन, उसके ऊपर रिवाइज पे के ऊपर 24% 28% लगेगा। ये मैं आपके क्लियरेशन बता दूंगा। ये रेट है आपका एनपीएस वालों के लिए। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न ने उनके लिए कहा गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ओल्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम इट हैज बीन डिसाइड टू फिक्स द रेट ऑफ मंथली contribution of pension during the active period of foreign service as 14% of basic pay and level। तो ये जो ओपीएस में जो काम करते हैं एनपीएस वालों के लिए 24% है, उससे 10% कम, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उनके लिए 14% है 1/1/2016 से 1/1/2016 से, और 1/4/19 से ये 18% कर दिया है। यहाँ पे नीचे देखते हैं The monthly contribution of pension during the active period of foreign service with effect from 1/4/19 will be 18% of the basic pay plus DA, ये कहा गया है। साथ में अगर आपका परफॉर्म परमिशन या एमएससी भी दिया है तो उसके हिसाब से आपको जैसे भी आपका कोएफिशिएंट होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एम्प्लॉय 2000 governed under NPS, their monthly rate of contribution is 24% from 1/1/2016 and 28% from 1/4/19. Similarly, in case of employee covered under old pension scheme, the rate of contribution from 1/1/2016 is 14% and from 1/1/2019 is 18%। ये मैं रिपीट करता हूं आपको। It has also been decided that these pension contribution would be in addition to lease salary contribution for the period of foreign service in respect of both NPS employee and employee under old pension। इसमें कहा गया है कि ये जो कंट्रीब्यूशन 24, 28, 14, 18 है, ये लीव के कंट्रीब्यूशन के अतिरिक्त में है। यानी लीव का जो है जो अभी मैंने बताया था 11% है, वो एनपीएस और ओपीएस में लिए कॉमन रखा है 11, क्योंकि एनपीएस ओपीएस के लिए जो लीव का जो मामला है वो सेम ही होता है, 300 दिन के लिए भी होती है जो मैक्सिमम को मिलती है रिटायरमेंट टाइम पे, तो उसके हिसाब से आपको 11% लगेगा। ये इसमें कहा गया है, ये एक सारी बातें कही है। तो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन के बाद मैं कुछ क्लेरिफिकेशन एक मुझे दिखाना था, 2014 का ये दिखा था। Clarification regarding payment of pension contribution and burden of leave salary for the period of leave taken by the government servant during foreign service। इसमें कुछ डाउट्स किए थे कि doubts on following three issue have been raised by the Zonal Railway PSUs on calculating FSC charges during foreign service of railway servant। कुछ क्लेरिफिकेशन मांगे गए जोनल रेलवे पीयूष द्वारा बोर्ड से। पहला था कि वेदर इंक्रीमेंट अर्न ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन कंट्रीब्यूशन। जो हर साल बंदा इंक्रीमेंट लेगा तो क्या उसके ऊपर हमको हर बार रिवाइज करना है या नहीं करना है। तो इसमें इन्होंने कहा कैलकुलेटिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर पेंशन, तो इसमें इन्होंने मोटा मोटा मना कर दिया है। पेंशन कंट्रीब्यूशन पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एक्टिव पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस शेल बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग पे प्लस जो भी था आपका ग्रेड पे of the post held by government servant at the time of proceeding on foreign service, and in case he received perform permission फाइनेंशियल एग्रीशन वाइल फॉरेन सर्विस द बेसिक पे, यानी कि नॉर्मली जो बंदा जाएगा उसके पे के ऊपर फिक्स होगा, प्रमोशन वगैरह हो जाएगा तो उसमें काउंट करना है। लेकिन इट इज स्टेटेड सिंस द टर्म फाइनेंशियल अपग्रेडेशन
does not include increase in basic pay on account of grant or increment. Increment earned during foreign service will not be taken into account while calculating pension cost. तो इसमें क्लियर कहा है, क्लियरेशन रेलवे बोर्ड ने 2014 में दे दिया है कि आप कोई भी कर्मचारी जाता है, अगर किसी वजह से उसको प्रमोशन एमएससी पे नहीं होता है, 5 साल के लिए जाता है, तो 5 साल के दौरान जो भी इंक्रीमेंट अर्न करेगा उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करना है। जिस दिन वो गया, जिस तारीख को, उस तारीख को जो उसका पे चल रहा था, उसी पे के ऊपर आपका पेंशन और लीव का जो कंट्रीब्यूशन है 24, 28, 14 या 18 जो है, प्लस लीव का 11% जो होगा वो लगेगा। इंक्रीमेंट जो लगेगा हर साल उस पर नहीं देना उसको, लेकिन प्रमोशन या एमएसपी मिलेगा तो उस पर देना है। पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर लीव फॉर द पीरियड ऑफ लीव ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, जो कर्मचारी छुट्टी लेता है उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन देना है नहीं देना है, तो उसमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ रूल 2006 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, both pension contribution and leave salary contribution are not payable for the period of leave taken during the foreign service। जो कर्मचारी छुट्टी लेता है तो छुट्टी के दौरान पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, ये कहा गया है। और तीसरा क्लेरिफिकेशन है, बर्डन ऑफ लीव सैलरी फॉर द लीव टेकन ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस एज पर द रूल 827 ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड, the leave salary in respect of leave taken by the railway servant while foreign service will be borne by the railway which receive the contribution for leave। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी फॉरेन सर्विस में छुट्टी लेता है तो छुट्टी वेतन जो है वो रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन बाकी जो however any compensatory allowance including DNS allowance payable to the railway servant in respect of the period of leave taken in foreign service should be paid by the foreign employer। सिर्फ सैलरी जो होगा वो रेलवे वहन करेगी, इसके अलावा जो अन्य जो कंपल्सरी अलाउंस जो भत्ते होते हैं, प्रतिपूरक भत्ते जो होते हैं इंक्लूडिंग जो महंगाई भत्ता भी, वो उसका जो खर्चा होगा वो जो फॉरेन एम्प्लॉयर जो होगा उसका वो उसको उठाएगा। तो ये कुछ क्लियरिफिकेशन इन्होंने रेलवे बोर्ड ने निकाले हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एफएससी चार्ज के बारे में समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो डिप्यूटेशन में जो एम्प्लॉय जाता है, एम्प्लॉय खुद की जवाबदारी है कि जैसे ही हर साल टाइमली एफएससी चार्ज जमा हो रहा है कि नहीं, वो इंश्योर कर ले, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख ले। जब भी प्लस वापिस जब भी आता है तो सर्विस शीट में वो एंट्री करवा ले कि एफएससी चार्ज पेमेंट हो गया नहीं हुआ, क्लियर कर ले, ताकि रिटायरमेंट में उसको दिक्कत न आए। अब मैंने सोचा कई लोगों को कैसे बनाते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैंने कैलकुलेशन भी एक बनाया है। ये किसी कर्मचारी का है, इसमें 100% नहीं बोलो सही है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कैसे कैलकुलेशन होता है। ये कर्मचारी फॉरेन सर्विस में गया था 2015-16 में, नामा मैंने डिलीट कर दिया है। 42 में गया था, ग्रुप सी एम्प्लॉय था। तो ये देखिए इस वक्त उसका बेसिक पे 18,000 समथिंग था ये बीच में, और इसके अंदर आपने ये बेसिक पे पकड़ लिया है। यहाँ पे आप हंसते हैं सीधा, ये ड्रॉन एम्प्लॉयमेंट ड्यू के लिए सीधा रेट ऑफ पे ले लिया है और डीए ले लिया है। तो पे प्लस डीए लेके ये लीव का उन्होंने कंट्रीब्यूशन, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड लिखा हुआ है, तो लीव का पे प्लस डी का 11% निकाल के इन्होंने टोटल निकाल लिया है। सिमिलरली पेंशन कंट्रीब्यूशन जो 15-16 में था वो सर्विस लेंथ के हिसाब से था, तो ये यहाँ पे भी पूरा अपना बेसिक ले लिया है और रेट 13% था उस वक्त उनकी सर्विस के हिसाब से जो एम्प्लॉय था। यहाँ आपका देखिए पेंशन कंट्रीब्यूशन पे प्लस डीए का 30% था, और 1116 यहाँ 1116 ये आ गया जनवरी में, तो ये 14% हो गया। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का बंदा था ओपीएस वाला, तो उसको पहले अप टू दिसंबर 15 तक 13% था और 1116 से 14% आ गया था, तो इन्होंने 14% ले लिया। फिर इन्होंने 2016-17 का लीव ले लिया, लीव का फिक्स है 11% है, ये इन्होंने 11% बेसिक प्लस डीए का टोटल करके इसका 11% ले लिया। पेंशन का 1116 के बाद 14% है, इन्होंने बेसिक प्लस डीए का 14% ले लिया है। 17-18 में भी वो लीव का 11% था, पेंशन का 14% था। इस तरह का उन्होंने हर साल का हर महीने का कैलकुलेशन किया है, बेसिक प्लस डी 11%। और अब आप 19 देख लीजिए, 19 के बाद 19 में भी अप टू मार्च तक जो था 14% था, 1419 से 18% हो गया है। तो ये आप देखेंगे आगे यहाँ लीव का तो 11% ही चल रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए 1419 से ये 18 का 14 का 18% हो गया है। बेसिक प्लस डीए का टोटल इन्होंने बेसिक प्लस डीए ले लिया 61,000, इसका 18% निकाला है पेंशन कंट्रीब्यूशन। इसके हिसाब से इन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया 21-22 में 11% 18%। तो ये एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन इसमें दिखाया है आपको कि किस तरह आपका लगता है प्लस माइनस जो भी करना है। जो भी मैंने बातें कही हैं इसका पीडीएफ इंक्लूडिंग ये जो भी मैंने बताया कैलकुलेशन का, ये इसको प्लीज 100% सही ना माने, बस एक कैलकुलेशन रफ आइडिया के लिए मैंने अक्सर मैंने देखा डिवीजन में जब एफएससी चार्ज बनाने की बात आती है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे हम बनाएं, तो इससे थोड़ा सा आपको रफ आइडिया हो जाएगा।
इसके बाद आप और आगे डिस्कस करके अपने जो भी साथी लोगों से बात करके बना सकते हैं। तो ये जस्ट रफ आइडिया के लिए मैंने इसको भी मैं आपको एनफोर्स कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज एक नया सब्जेक्ट आपने सीखा होगा। एफएससी चार्ज के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, तो दोबारा मैं अंत में एक बार रिपीट कर दूं कि जो लोग भी डिप्यूटेशन में जाते हैं, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर करें, ताकि लोगों को डिप्यूटेशन में जाने के बाद एफएससी चार्ज जमा करने के बारे में जानकारी हो, ताकि उनका जो रिटायरमेंट मामला हो, इवन जो स्पेशली डेथ केस में बताऊंगा कि कर्मचारी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो फिर फैमिली को सेटलमेंट ड्यूज काफी लेट हो जाता है, क्योंकि एफएससी चार्जेस जितना लेट होता है एम्प्लॉयर भी कई बार भरे नहीं भरे, तो और प्लस इंटरेस्ट की मामला आता है, तो फिर काफी सेटलमेंट ड्यूज होता है। तो मैं जितने भी रेलवे एम्प्लॉई है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उनके रहते ही जैसे ही वो डिप्यूटेशन जाते हैं, सबसे पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हर फाइनेंशियली खत्म होते ही वो जमा करवा लें, और किसी वजह से भूल गए हैं तो डिप्यूटेशन से वापस आते ही एट द अर्लीस्ट पॉसिबल वो इंश्योर कर लें कि एफएससी उनका जमा कर गया है, ताकि कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना होने पर टाइमली पेमेंट उनको या उनकी फैमिली को मिल जाए। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको ही मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एफएससी चार्ज के ऊपर एक जानकारी मिली, और एग्जाम में भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, क्या क्या रेट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एनपीएस वालों के लिए क्या रेट है, ओपीएस वालों के लिए क्या रेट है, लीव का क्या रेट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लोगों को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।